जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इजराइल नहीं रहा आसमान का बादशाह। प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने बड़ी ताकत, खतरनाक सिस्टम एक्टिव करने का किया ऐलान। कहीं भी कर सकता है हमला, इजराइल की नींद हराम। इसी बीच फिलिस्तीनी समूह ने बनाया कंधे से दागने वाला मिसाइल। एक साथ इजराइल को दो बड़ा झटका। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, स्वीडन में कुरान के अपमान पर भड़के 57 इस्लामिक देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। ओआईसी ने जारी किया यह सख्त संदेश। इसी के साथ आपको बताएंगे, फ्रांस में कम होने लगी टेंशन। 45,000 पुलिस वाले लगा रहे हैं गश्त। छठे दिन 157 लोग गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड तक फैली हिंसा। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इजरायली मीडिया में बहस छिड़ी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन की एयर डिफेंस पावर तेजी से बढ़ी है और वह इजरायल की वायुसेना का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हो गया है। फिलिस्तीन में गुटों की बढ़ती ताकत के साथ साथ ये चिंता भी इजरायल की नींद उड़ाकर रख दी है। हिब्रू भाषा के अखबार मारिफ के अनुसार इजरायली शासन के सैन्य सर्कल की जांच से पता चलता है कि इजरायली वायुसेना का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह की हवाई सक्षमताएं विशेष रूप से ड्रोन क्षेत्र में बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया है कि इजरायल के सामरिक हलकों में यह विषय बहुत गरमाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने रूस के SA-8 और SA-22 सिस्टम एक्टिव करने का फैसला किया है, जो शक्ति के संतुलन में रणनीतिक बदलाव पैदा कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इजरायल की वायुसेना की गतिविधियों पर अंकुश लग जाएगा। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी बैरूत के इलाके पर 2019 में इजरायल के ड्रोन हमले के जवाब में SA-8 मिसाइल से हमला किया और इजरायल के हरमेस 450 ड्रोन को मार गिराया था, जो जासूसी की मिशन पर था। ये इजरायली विमान को मार गिराने के हिजबुल्लाह की तरफ से पहली चेतावनी दी थी। इससे पहले जायूनी शासन के रिजर्व फोर्स के एक जनरल ने चिंता जताई थी कि हिजबुल्लाह की मिसाइल इजरायल के किसी भी इलाके को निशाना बनाने में सक्षम है। अमीराम लुइन, जो मोसाद के लिए काम करते रहे हैं, बयान दिया कि हिजबुल्लाह इजरायल के भीतर बड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर एक साथ हजारों मिसाइल फायर करने में सक्षम है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के स्टिक निशाने वाले मिसाइल इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों की चिंता का विषय बने। हाल में हिजबुल्लाह ने इजरायल का एक जासूस ड्रोन हैक करके उतार लिया। इस ऑपरेशन की तस्वीरें जो सामने आई, उनसे यह साबित हो गया कि इजरायल इस कोशिश में था कि हवा में अपना वर्चस्व एक बार फिर स्थापित कर ले, मगर उसे नाकामी हुई। ये आर्कॉप्टर 1000 प्रकार का ड्रोन था, जो हाई रेजोल्यूशन के 2 कैमरों से लैस था। हिजबुल्लाह पहले ही चेतावनी दे चुका था कि इजरायल लेबनान की वायु सीमा में कोई भी विमान भेजने की कोशिश न करे। हालिया वर्षों में यह बदलाव आया है कि हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का विस्तार करते हुए इजरायल की गतिविधियों पर अंकुश लगाया है और नए समीकरण स्थापित कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि इजरायल के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ड्रोन रोधी और वायु रक्षा बलों के क्षेत्र में फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह की उपलब्धियां जायूनी शासन की चिंताओं को बढ़ा रही है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह के इंजीनियरों ने कंधे से लॉन्च की जाने वाली इस्ट्रेला 2 मिसाइल का एक मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किया है। उन्हें इसका परीक्षण करने में सफलता भी मिली है। ये जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है, जिसकी मार्क दूरी 500 से 1500 मीटर है। ये मिसाइल कांधे पर ढोकर ले जाया जा सकता है और शक्तिशाली वारहेड से लैस है। इन मिसाइलों के आरंभिक संस्करणों ने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और अमेरिकी सेना के 3000 से अधिक हेलीकॉप्टर राख के ढेर में बदल गए थे। मई 2021 में फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं और इजरायल के बीच कुद्दस की तलवार नाम से जो युद्ध हुआ, उसके बाद फिलिस्तीनी संगठनों ने भी अपनी वायु सक्षमता में विस्तार किया है, ताकि इजरायली युद्धक विमान फिलिस्तीनी इलाकों के ऊपर आजादी से उड़ान न भर सके। इस तरह देखा जाए तो इजरायली वायुसेना घिरती और सिमटती चली जा रही है। इस्ट्रेला 2 जैसे हथियारों के विकास ने गाजा पट्टी पर इजरायली ड्रोन और लड़ाकू विमानों के अंदाजन उड़ान में बाधा पैदा की। 2014 के बाद से फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह ने 14.5 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया है। इसलिए इजरायली हेलीकॉप्टर अब गाजा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों से लगता है कि समय गुजरने के साथ साथ इलाके के आसमानों पर इजरायल की एकाधिकार खत्म होती जा रही है और रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकत का विस्तार हो रहा है। पश्चिम एशिया में प्रतिरोध धुरी बलों का विकास इजरायली अधिकारियों के लिए एक बड़ा सपना बन गया है। वे अब ठीक से सो नहीं पाते हैं और हार उन्हें हर समय सताती रहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान पाक की प्रति जलाने पर पूरी दुनिया में हलचल नजर आ रही है। बकरीद के मौके पर मस्जिद के बाहर एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से तमाम इस्लामिक देशों समेत यूरोप से अमेरिका तक विरोध की आवाज उठने लगे। अब 57 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने
इस मामले पर इमरजेंसी बैठक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त संदेश जारी किया। 2 जुलाई को ओआईसी के महासचिव एच.ए. हुसैन ब्राहिम ताहा ने संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई। ये बैठक सऊदी अरब के जेद्दा में की गई। बैठक में संगठन के महासचिव की तरफ से कहा गया, बकरीद के पहले दिन के मौके पर जब तमाम मुसलमान ईद मना रहे थे, ऐसे वक्त में यह घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर हुई इस घटना को संगठन महासचिव ने घृणित बताया है। महासचिव की तरफ से कहा गया कि कुरान के प्रति जलाना और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करना इस्लामोफोबिया की कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए हमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनेशनल लॉ की बार बार याद दिलानी चाहिए ताकि धार्मिक नफरत के माहौल को रोका जा सके। ओआईसी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस संगठन में 57 इस्लामिक देश शामिल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली इस्लामिक संगठन भी माना जाता है। इसमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ओमान, पाकिस्तान व कुवैत जैसे देश शामिल है। कुरान के प्रति जलाने की घटना के बाद ईरान व तुर्की समेत अन्य इस्लामिक देशों ने सख्ती से इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। तुर्की पहले से ही स्वीडन के नाटो में शामिल होने की मुखालफत करता आ रहा है और अब इस घटना ने उसे और आक्रामक कर दिया है। ईरान ने भी इस घटना के लिए स्वीडन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और स्टॉकहोम में अपने राजदूत को भेजने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना को लेकर बयान जारी किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना अच्छा नहीं है और ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पुलिस द्वारा 17 वर्षीय एक किशोर की गोली मारकर हत्या किए जाने से फ्रांस में फैली अशांति 6 दिन बाद कम होती दिख रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार रात भर में 157 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 30 जून को हुई हिंसा के दौरान रात भर में 3880 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नैनटेरे के उपनगर में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 17 वर्षीय नाहेल की हत्या कर दी गई थी। नाहेल अल्जीरियाई मूल का था। गृह मंत्री गेराल्ड डार्मिनन ने बताया कि 45,000 पुलिस अधिकारियों को पूर्व फ्रेंच कॉलोनियों से जुड़े और कम आय वर्ग वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव को लेकर आक्रोश से निपटने के लिए तैयार किया गया है। फ्रांस में रात भर में 297 वाहनों और 34 इमारतों में आगजनी की गई। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रविवार रात को विशेष सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उनकी सोमवार को संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों और मंगलवार को प्रदर्शनों से प्रभावित 220 शहरों के मेयर के साथ बैठक करने की योजना है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। वहीं नाहेल की नानी नादिया ने फ्रांस के न्यूज चैनल BFM TV को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में कहा, खिड़कियों, बसों, स्कूलों में तोड़फोड़ मत करिए, हम हालात को शांत करना चाहते हैं। वहीं फ्रांस में फैली दंगों की आग अब पड़ोसी स्विट्जरलैंड के लुसाने तक पहुंच गई है। यहां पर रविवार को कुछ दुकानों पर पथराव के बाद 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से अधिकांश किशोर है। पुलिस ने बताया है कि पश्चिमी स्विट्जरलैंड के फ्रेंच भाषी लुसाने के मध्य इलाके में शनिवार शाम को 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। बयान में कहा गया है कि वो फ्रांस में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अपील के बाद जमा हुए थे। पेरिस के एक उपनगर में एक 17 वर्षीय नाबालिग की पुलिस गोलीबारी में मौत के बाद हुई हिंसा ने फ्रांस को हिला दिया है। पुलिस के मुताबिक युवकों की ओर से किए गए पथराव और पेट्रोल बम फेंकने से कई दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और एक दुकान का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने 6 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक जरूरी बात, इस चैनल को बचाना बेहद जरूरी है, तो आप इसके सपोर्ट के लिए MW न्यूज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।